हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है विश्व भूगोल में, उसमें आपको यूनिवर्सल पढ़ा रहा हूं। ये आज जो बताने जा रहा हूं ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो बताया था वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके लिए एक सिद्धांत था बिग बैंग सिद्धांत, लॉर्ड से जो दिया था, जॉर्ज लेमिंटर ने उसे दिया था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और इसके क्या क्या कारण थे। इसके बारे में आपको लगभग बता चुका हूँ। ये वो फर्स्ट वीडियो था विश्व भूगोल का। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा वह है टॉपिक मेरा आकाशगंगा। आकाशगंगा कैसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, निहारिकाएं क्या होती हैं, इनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा तारे क्या होते हैं, ये इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे इनका विकास हुआ, इनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सेशन मेरा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय एक बात का ध्यान रखें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जाके जो भी वीडियो बनाऊं मैं वो आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि इन निहारिकाओं का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, शुरुआत वहीं से होती है। आप यदि इसका फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो सेकंड वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अनंत काल में एक कोई बिंदु था, जो फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। अनंत काल में कोई बिंदु था, उस बिंदु में अत्यधिक ग्रेविटी थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक थी। इस कारण उसमें एक विस्फोट होता है, क्योंकि ग्रेविटी होगी तो टेम्परेचर अधिक होगा, ऊर्जा अधिक होगी, ऊष्मा अधिक होगी, क्योंकि ये एक नियम है ऊष्मा का, को विमुक्त होना चाहती है। ऐसी स्थिति में आज से लगभग वर्तमान समय से लेकर 15 अरब वर्ष पहले उस बिंदु पर एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण 3 चीजों का जन्म हुआ था। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, 3 चीजों का जन्म हुआ था। जिसमें जैसे विस्फोट होता है तो उस समय ऐसी कंडीशन में जो पदार्थ होती है, मटेरियल होती है, जो चीज होती है, वो एक दूसरे से इस तरह दूर जाती है। दूर जाने कंडीशन में जाने कंडीशन में जो समय लगता है, जो घटना घटती है, जो समय होता है, तो उसमें समय का सबसे पहले समय का जन्म हुआ और दूरी का जन्म हुआ। कोई वस्तु यहां से वहां तक गई तो दूरी, यहां से वहां तक उसने जो दूरी तय की, इससे क्या हुआ कि जो स्थान, जो बीच में गैप हुआ, वो दूरी का जन्म हुआ। और तीसरा नंबर मटेरियल का जन्म हुआ। ये मैंने कल आपको बताया था। इसके बाद देखेंगे मित्र, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मूल कणों का जन्म हुआ था, मूल कणों का जन्म हुआ था और प्रतिकणों का जन्म हुआ था। यह भी मैंने आपको बता चुका था। इसके साथ साथ कुछ गैसें मित्र, कुछ गैसें थी। इन गैसों में सबसे अधिक मात्रा थी वो हाइड्रोजन गैसों की थी। किसकी थी? हाइड्रोजन गैसों की थी। जैसे मैं आपको फिर एक बार संक्षिप्त बताना चाहता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा कि जैसे विस्फोट होने के बाद वर्तमान से लगभग 15 अरब वर्ष पहले, बिलियन वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले कोई एक बिंदु था अनंत काल में अपने अंतरिक्ष में, उसमें एक विस्फोट होता है। विस्फोट के समय 3 घटना घटती हैं। सबसे पहले समय का जन्म हुआ, क्योंकि एक कोई वस्तु थी, यहां से कोई बिंदु से दूसरी जगह गया, तो इसमें जो टाइम लगा तो उससे समय का जन्म हुआ। उसके बाद जो यहां से वहां तक गई तो इसमें एक दूरी का जन्म हुआ। थर्ड नंबर मटेरियल का जन्म हुआ, वस्तु का जन्म हुआ, कोई चीज का जन्म हुआ। इसके साथ साथ जो मूल कण थे, उनका फंडामेंटल पार्टिकल थे, उनका जन्म हुआ। एंटी आर्टिकल थे, प्रतिकण थे, उनका जन्म हुआ। इसके साथ कुछ गैसें मुक्त हुई, जिसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी थी? हाइड्रोजन की थी। किसकी थी? हाइड्रोजन की थी। कंडीशन ये हुई मित्र कि अगर देखा जाए आकाशगंगा, निहारिका या तारों के जो निर्माण में सबसे अहम भूमिका रही है वो हाइड्रोजन गैस की रही है। क्योंकि इसके परमाणु ने क्या किया कि जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के जो परमाणु थे, जो कण थे, जो मूल कण थे, वो आपस में एक जगह इकट्ठे होने लगे।
जैसे ये हाइड्रोजन गैस है, मान चलिए हाइड्रोजन गैस है, इसके जो कण थे वो आपस में इस तरीके से एक बिंदु पर आकर के इकट्ठे होने लगे। इस तरीके से आकर के एक बिंदु पर हाइड्रोजन गैस के जो कण या परमाणु थे वो इस तरीके से एक होने लगे। इससे क्या हुआ कुछ यहां पर हुए, कुछ यहां पर हुए, इसी तरीके से। तो इससे क्या हुआ मित्र, इन्होंने जो परमाणु इकट्ठे हुए थे, जो हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हुई थी, इसने एक विस्तृत रूप धारण कर लिया। जैसे एक पुंज ये हुआ, एक पुंज ये हुआ, एक पुंज यहां पर हुआ, इस तरीके से एक विशालकाय, इस तरीके से एक पुंज बन गया। क्या बन गया? एक पुंज बन गया जो हाइड्रोजन गैस का। ये किसका था? हाइड्रोजन गैस का पुंज बन गया। हुआ ऐसा, ये क्रिया प्रतिक्रिया लगातार चलती रही। कभी आपने देखा होगा अपने आकाश में खड़े होकर देखते होंगे, जो बादल होते हैं वो कोई छोटे छोटे रूप में नहीं होते, बड़े बहुत बड़े रूप में होते हैं। ऐसी कंडीशन हुई। इसके बाद क्या होता है मित्र कि ये हाइड्रोजन गैस के बादल बन गए। क्या बन गए? हाइड्रोजन गैस के बादल। इन्हीं हाइड्रोजन गैस के बादलों को नीहारिका कहा जाता है। इन्हीं हाइड्रोजन गैसों के जो बादल थे उनको क्या कहा जाता है? नीहारिका कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नीहारिका किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बादलों को नीहारिका कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस के बादलों को नीहारिका कहा जाता है। देखिएगा, पहली परिभाषा आपके सामने निकल के आ गई। अगर पूछा जाता हाइड्रोजन क्या, नीहारिका क्या है, नीहारिका की परिभाषा पूछी जाती है, तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बादल हाइड्रोजन गैस के बादलों को नीहारिका कहा जाता है। पहली परिभाषा आपकी ये हो गई। अब देखिए मित्र, जब ये बादल हैं, जब ये बादल काफी मात्रा में बड़े हो जाएं, मतलब इनका आकार बड़ा हो जाए, इनका आकार बड़ा हो जाए, समझिएगा मित्र, एक बार ध्यान दीजिए, जब इनका आकार बड़ा हो जाए इस तरीके का, तो इसमें क्या होगा, इसके केंद्र बिंदु में, ये क्या है, इसका केंद्र बिंदु है। हाइड्रोजन गैस के जो बादल हैं ये एक विशाल रूप ले लें, एक विशाल रूप ले लें, और इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी। किसमें? हीलियम में बदलने लगी। हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम गैस में बदलने लगी। जो बदलने की क्रिया है मित्र, उसे संलयन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन विधि कहते हैं। जो हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की क्रिया है मित्र, उसे क्या कहते हैं? संलयन विधि कहते हैं। इससे क्या होगा, जब यह क्रिया प्रारंभ होती है तो इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाने लगती है। क्या होने लगती है? ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। फिर एक बात समझिए, जो हाइड्रोजन गैस के बादल हैं वो असंख्य बादल एक जगह इकट्ठे हो जाएं और इसमें संलयन विधि उत्पन्न होने लगी। जैसे हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगी, हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगे, तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है? प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इसलिए ये जो बादल हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन सबको तारा कहा जाता है। अब हम इनको क्या कहेंगे?
तारा कहेंगे। इनको संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। इससे तारे का जन्म होता है। तारे का जन्म होता है। अगर आपसे पूछा जाता है तारे का जन्म कैसे हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस के बादलों से, हाइड्रोजन गैस के बादलों के पुंज से, जिसमें संलयन क्रिया होने लगी, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगे और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होने लगे, जिससे वो तारे का जन्म हो जाता है। क्योंकि तारा स्वयं में अपने आप में चमकता है। जैसे सूर्य अपना एक तारा है, सूर्य क्या है? अपना एक स्टार है, तारा है, और ये स्वयं अपने आप में चमकता है, क्योंकि ये किसी अन्य खगोलीय पिंड के द्वारा नहीं चमकते। तारे जो होते हैं वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। ये आप बात याद रखिए, सूर्य अपने आप में एक तारा है। आप इसे नोट कर लीजिए। मित्र आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब मैं इनके बारे में क्रमबद्ध तरीके से आपको बताता हूं, इन सब के बारे में, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें, ताकि मैं जो बताऊं उसको नोट करते जाएं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर न जाए। तो देखिए मित्र, सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हाइड्रोजन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो होती है उसमें संघनन होता है। क्या होता है? संघनन होता है। संघनन होने से किसका? बादलों का निर्माण होता है। ये मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन गैस थी, उसमें संघनन हुआ, जिससे क्या बने? बादल बने। और इन बादलों के संघनन से, क्योंकि जो छोटे छोटे बादल थे वे ग्रेविटी कारण वो भी इकट्ठे हो गए, तो ऐसी स्थिति में एक विशाल बादलों का पुंज बन गया। क्या बन गया? विशाल बादलों का पुंज बन गया, जिससे निहारिकाओं का जन्म हुआ। क्या बनी मित्र? निहारिका बनी। और इस निहारिका में देखा जाए तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा इसमें निहारिका में हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा। हाइड्रोजन किस में बदलने लगा? हीलियम में बदलने लगा। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा। तो इससे क्या हुआ मित्र? तारे का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? तारे का जन्म हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य या तारे किसके द्वारा चमकते हैं, तो वो अपने नाभिकीय संलयन विधि द्वारा चमकते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। किसमें? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिससे तारे चमकते रहते हैं। हां, तारे की चमक उसके तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है तारे की चमक निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो आप बता सकते हैं कि तारे की चमक उसके तापमान में पर निर्भर करती है। तारे की चमक उसके तापमान पर निर्भर करती है। इसे मित्र आप नोट कर लें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं
अब मैं आपको बताता हूं कि आकाश गंगा कैसे कहते हैं। आकाश गंगा क्या कैसे कहते हैं? मैंने आपको निहार का बताया और तारे का जन्म बताया। अब देखिए निहार का सॉरी आकाश गंगा कैसे कहते हैं। आकाश गंगा कैसे कहते हैं? देखिए मित्र, जब विस्फोट हुआ था, वर्तमान से 15 अरब वर्ष पहले जब विस्फोट हुआ था, उस समय धूल के कण, बादल, हाइड्रोजन गैस के बादल, इनका भी जन्म हुआ था। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा बताता हूं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे कोई ये बिंदु है, कोई ये बिंदु है, इसका विस्फोट हुआ तो इसके साथ साथ इस तरीके से धूल के कण हाइड्रोजन गैस के बादल, हाइड्रोजन गैस के बादल के साथ साथ देखेंगे कुछ खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड ये भी तो अलग हुए थे। ये सब ये अलग हुए, कंडीशन ये हुई कि इसमें धूल के कण, हाइड्रोजन गैस के बादल और जो खगोलीय पिंड थे, इनमें ग्रेविटी उत्पन्न हो गया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इन्होंने ये सभी धूल के कण, हाइड्रोजन गैस और खगोलीय पिंड ये एक जगह पर इकट्ठे हो गए। इस तरीके से एक पुंज में एक स्थान पर इस तरीके से इकट्ठे हो गए, ये इस तरीके से। और ये तीनों ये सम्मिलित रूप से ग्रेविटी कारण, किसके कारण मित्र? गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक दूसरे से बंध गई। यद्यपि दूर दूर रहे लेकिन ये एक दूसरे से बंध गए मित्र। और इनके जो केंद्र बिंदु था उसका ये चक्कर लगाने लगे। क्या करने लगे? चक्कर लगाने लगे। तो इन सबको संयुक्त रूप से आकाश गंगा कहा गया। क्या कहा गया? आकाश गंगा कहा गया। यह आपको क्लियर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा लिखाता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा, इसमें लिखेंगे तारों का मतलब हाइड्रोजन गैस के बादल जिसमें नाभिक की संलग्न विधि उत्पन्न हुई हो, जो चमकते हो। तारों का समूह, खगोलीय पिंड, धूल के कण, धूल के कण, गैसीय पिंड, गैसीय पिंड सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी कारण, गुरुत्वाकर्षण बल या शक्ति के कारण एक दूसरे से बंधे हों, दूसरे से बंधे हों और अपने केंद्र बिंदु का चक्कर लगा रहे हों, तो इनको संयुक्त रूप से आकाश गंगा कहते हैं। देखिए मित्र,
फिर एक बात समझिए, आकाशगंगा किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया था, तारों का समूह, खगोलीय पिंड, धूल के कण या गैसीय पिंड, ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे हों और अपने केंद्र बिंदु का, जैसे मान के चलिए मित्र, जैसे ये इनका केंद्र बिंदु है, इसके ये चक्कर इस तरीके से लगा रहे हो, इस तरीके से चक्कर लगा रहे हो अपने मार्ग पर, तो ऐसे इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा, इसको संयुक्त रूप से आकाशगंगा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मित्र, आकाशगंगा कहा जाएगा। फिर एक बात देखिए, तारों का समूह, खगोलीय पिंड, धूल के कण, गैसीय पिंड, सभी गुरुत्वाकर्षण, इस बात को ध्यान रखना कि इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी रहती है, गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे से बंधे हों और अपने केंद्र बिंदु पर चक्कर लगा रहे हों, तो इन सबको संयुक्त रूप से आकाशगंगा कहा जाता है। यह आपको पॉइंट एकदम क्लियर हो गया मित्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मित्र, ध्यान दीजिए, आकाशगंगा किसे कहते हैं ये मैंने परिभाषित कर दिया। अब देखिए, अब बात आती है कि हम लोग कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है और सूर्य से कितना दूर है, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी है। ये मित्र सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको डिफाइन करने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जस्ट बताता हूं मैं। अब देखिए, हम जो निवास करते हैं, जो अपनी आकाशगंगा है, क्योंकि गैलीलियो ने बताया था, सॉरी एडविन हब्बल ने बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगा हैं, हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, जिसमें से एक आकाशगंगा है जिस पर हम लोग निवास करते हैं। उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। मतलब अपनी जो आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी या मिल्की वे, मिल्की वे भी कहते हैं। अपनी आकाशगंगा जिसमें हम लोग निवास करते हैं, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी या मिल्की वे भी से कहा जाता है। मित्र, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है। जो ब्रह्मांड है उसमें आकाशगंगा कितने प्रकार की हैं, तो आकाशगंगा मित्र 3 प्रकार की है। अगर प्रकार पूछा जाए कि आकाशगंगा कितने प्रकार की हैं, तो आप बता सकते हैं 3 प्रकार की। 3 प्रकारों में देखेंगे, सबसे पहले जो आकाशगंगा है वह सर्पिलाकार है। इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार आकाशगंगा है। फिर उसके बाद सर्पिलाकार आकाशगंगा है, हमारी जो मंदाकिनी है या मिल्की वे है, उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है या तस्तरीनुमा। तीन प्रकार की है आकाशगंगा, 3 प्रकार की होती है। इसमें एक सर्पिलाकार आकाशगंगा है या तस्तरीनुमा है। अब हम बात करें कि जो अपनी आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है, तो आप बता सकते हैं अपनी जो आकाशगंगा है उसका आकार तस्तरीनुमा है। कैसा है मित्र, तो तस्तरीनुमा है। और जो दूसरे नंबर की आकाशगंगा है वो दीर्घवृत्ताकार है। कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है। और जो तीसरे प्रकार की है
तीसरे प्रकार की जो आकाश गंगा है वो अनाकार की है, मतलब इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है। मतलब ये है मित्र, जो आकाश गंगा है वो तीन प्रकार, उसके इसका अगर आकार पूछा जाए तो तीन प्रकार का आकार है, जिसमें एक सर्पिलाकार आकार है। अपनी जो मंदाकिनी है या मिल्की वे वो सर्पिलाकार या तस्तरी नुमा मंदाकिनी है। दूसरे नंबर दीर्घवृत्ताकार है। तीसरे नंबर की जो आकाश गंगा है उसका कोई आकार ही नहीं है, इसलिए उसे अनाकार आकाश गंगा कहा जाता है। अब देखिए हम लोग अपनी मंदाकिनी के बारे में अध्ययन करेंगे कि अपनी जो मंदाकिनी है वो कैसी है। देखिए मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपनी मंदाकिनी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्र, जैसे ये कोई बिंदु है, यहां से इस तरीके से अपनी आकाश गंगा है, इस तरीके से ये इसका पहली भुजा, पहली घूर्णन भुजा इसकी ये रही, पहली घूर्णन भुजा, दूसरी घूर्णन भुजा और तीसरी घूर्णन भुजा। समझिए मित्र, इसे पहली कर देते हैं, इसे तीसरी करते हैं, इसे पहली। अपनी जो आकाश गंगा है, सॉरी मंदाकिनी है, आकाश गंगा है, उसकी भुजाएं पूछी जाए कि अपनी मंदाकिनी की भुजाएं कितनी हैं, अपनी मंदाकिनी की जो घूर्णन भुजाएं हैं वो कितनी हैं, तो आप बता सकते हैं घूर्णन भुजाएं। अगर वनडे एग्जाम आप देते हैं तो इनकी ये पूछा जा सकता है, इनकी संख्या कितनी है, 3 है। फिर देखिए जो अपनी मंदाकिनी है उसका आकार इस तरीके से है, कुछ सर्पिलाकार आकार है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो एक तस्तरी नुमा ये दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? तस्तरी नुमा ये दिखाई देगी। ठीक है मित्र, ये आपके समझ में आ गया कि इसकी भुजाएं कितनी है, 3 इसकी भुजाएं हैं। अब आप कहेंगे कि अब हम लोग कहां पर हैं, हमारा सौरमंडल कहां है, तो आप बता सकते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए, हमारा सौरमंडल इसकी दूसरी घूर्णन भुजा पर है। कहां पर है? जो हमारा सौरमंडल है वो इसकी दूसरी भुजा है मंदाकिनी की, उसमें स्थित है हमारा सौरमंडल। अगर पूछा जाता है कि अपना सौरमंडल है वो कहां पर है, तो आप बता सकते हैं कि हमारा सौरमंडल जो अपनी मंदाकिनी है उसकी सेकंड दूसरी भुजा पर है। किस पर है? दूसरी भुजा पर है। यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसके बाद देखेंगे मित्र, जो तीसरी भुजा है ये वाली, ये तीसरी भुजा है, यहां पर नए तारों का जन्म होता है। यहां पर तीसरी भुजा पर क्या होता है? नए तारों का जन्म होता है। नए तारों का जन्म होता है। तो 3 भुजा हैं, इसकी घूर्णन 3 भुजा हैं। दूसरी भुजा पर हमारा सौरमंडल है, स्थित है। तीसरी भुजा है, अगर हमारी अंतर मंदाकिनी में, मिल्की वे में, आकाश गंगा में अगर तारों का जन्म होता है तो वो तीसरी भुजा पर तारों का जन्म होता है। किस पर होता है? तीसरी भुजा पर तारों का जन्म होता है। यह पूछा जाता है मित्र। इसके बाद देखेंगे मित्र कि इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो केंद्र बिंदु है ये वाला, ये क्या है? केंद्र है। ये केंद्र है
और इस केंद्र को वल्ज कहते हैं। केंद्र को मित्र क्या कहते हैं? वल्ज कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे, केंद्र को क्या कहा जाता है मित्र? वल्ज कहा जाता है। केंद्र को वल्ज कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। और यहां पर क्या होता है वल्ज पर मित्र? यहां पर अत्यधिक मात्रा में ग्रेविटी होती है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर सबसे अधिक होता है। इसी कारण जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो इसी तरीके से घूम रहे हैं। इसके पास आपने देखा कि यहां पर ग्रेविटी अधिक होने के कारण सबसे अधिक जो तारे होते हैं, सबसे अधिक जो तारों का पुंज होता है वो मित्र यहीं पर मिलता है। ये सब ग्रेविटी कारण होता है। ये सब ग्रेविटी कारण होता है। सबसे अधिक तारों का पुंज आपको इसके पास ही मिलता है, इसके केंद्र बिंदु में ही मिलता है। इसके बाद देखेंगे मित्र, ये जो केंद्र बिंदु होता है जिसे वल्ज कहते हैं, इसमें जी का मान बहुत अधिक होता है। जी मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान सबसे अधिक होता है। यहां ग्रेविटी बहुत होती है। क्या होती है? ग्रेविटी बहुत होती है। इसी कारण यहां पर ब्लैक होल, क्या मित्र? ब्लैक होल, यहां पर क्या होता है? ब्लैक होल होता है। क्या होता है मित्र? ब्लैक होल होता है। इसका केंद्र है जिसे बल्ज कहते हैं। यहां पर जी का मान अधिक होता है, इसी कारण यहां पर ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल में इतनी अत्यधिक मात्रा में ग्रेविटी होती है मित्र कि यहां से गुजरने वाला प्रकाश को ये अपने अंदर समाहित खींच लेता है, समाहित कर लेता है, अर्थात प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता। यहां पर इतनी ग्रेविटी अधिक होने के कारण यहां से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। तो इसमें आप चाहो तो लिख सकते हैं। पहले आप एक काम करिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, ब्लैक होल के बारे में। देखिएगा, ब्लैक होल, ब्लैक होल में जी का मान अत्यधिक होता है। ब्लैक होल में जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान अत्यधिक होता है। होता है, ये पॉइंट मित्र आप क्लियर कर लीजिए। यहां से गुजरने वाला प्रकाश, यहां से गुजरने वाला प्रकाश को यह अवशोषित कर लेता है। इतना भयानक होता है कि यहां से जो प्रकाश निकलता है उसे ये अवशोषित कर लेता है, मतलब प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता। जिसकी गति, प्रकाश की गति अगर निर्वात में देखा जाए तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है, उसको भी अवशोषित कर लेता है। अब देखिए, हमारी जो आकाश गंगा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो आकाश गंगा है
उसके सबसे नजदीक दूसरी आकाशगंगा कौन सी है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी के सबसे निकट पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है? पड़ोसी आकाशगंगा पूछी जाती है कि मंदाकिनी, अपनी जो मंदाकिनी है उसके सबसे निकट दूसरी आकाशगंगा कौन सी है? तो उसका नाम आप लिख सकते हैं एंड्रोमेडा। क्या है मित्र? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा है हमारे आकाशगंगा के निकट। जैसे हमारी ये आकाशगंगा ये है, इसके जो निकट दूसरी पड़ोसी जो आकाशगंगा है इसका नाम एंड्रोमेडा है। क्या है मित्र? एंड्रोमेडा है। ये हमारी मंदाकिनी है। अब पूछेंगे कि सर ये कितने निकट है, कितनी दूर है? तो इसके जो बीच की दूरी है मित्र, इनके जो बीच की दूरी है वो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी है मित्र? 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा और हमारी मंदाकिनी, मिल्की वे के बीच की जो दूरी है वो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। आपको पता है कि सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का किरणें हैं, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अर्थात 1 साल में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है, 1 साल में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर सुनिए मित्र द्वारा, 1 सेकंड में सूर्य किरणें 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, सूर्य की किरणें 1 साल में, 1 वर्ष में, 365 दिन में जितनी दूरी तय करती हैं उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके बाद आप अनुमान लगाइए कि मंदाकिनी और एंड्रोमेडा के बीच की जो दूरी है वो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अर्थात ये सबसे नजदीक है, ये हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक है मित्र। ये पॉइंट आपको लगभग क्लियर हो चुका होगा, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए, एक शब्द आता है ओरियन नेवला। ओरियन नेवला, ओरियन नेवला, ओरियन नेवला। ओरियन नेवला क्या है ये पूछा जाता है। ओरियन नेवला क्या है? तो मित्र आपने देखा होगा, जैसे हम लोग हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं सॉरी गर्मियों के टाइम में हम लोग मंसूरी, रानीखेत या दार्जिलिंग चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए, ठंडे मौसम में चले जाते हैं। गर्मियों के टाइम में हम लोग अपने आनंद लेने के लिए मंसूरी, रानीखेत या दार्जिलिंग चले जाते हैं। मतलब ये शीतलतल स्थान है, ठंडे स्थान है। तो अपने तो इसी तरीके से देखा जाए, हमारी जो आकाशगंगा होती है, हमारी जो मंदाकिनी है, उसमें ऐसा तारों का स्थान, तारों का पुंज इस तरीके का, ये तारों का ऐसा पुंज जो ठंडा होता है, शीतल होता है,
उसे ही ओरियन नेबुला कहा जाता है। फिर ध्यान दीजिए, हम अपने आप से इंडिया से लेकर चलते हैं, जैसे गर्मियों के टाइम में हम लोग शीतल तल मतलब ऐसे स्थान पर जाते हैं जो ठंडा हो। ऐसी कंडीशन हम लोग रानीखेत, दार्जिलिंग, मंसूरी, ऊटी ऐसे स्थान पर जाते हैं जो स्थान ठंडा होता है। तो हमारी मंदाकिनी का वह स्थान जहां पर असंख्य मात्रा में तारे होते हैं, और वो स्थान कैसा होता है? ठंडा होता है, शीतल होता है। कैसा होता है मित्र? शीतल होता है, ठंडा या शीतल होता है। तो ऐसे स्थानों को, ऐसे पुंजों को ओरियन नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला कहा जाता है। आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, तारों का समूह जो मंदाकिनी में है, जो शीतल और चमकदार होता है, चमकदार होता है, उसे क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? ओरियन नेबुला कहते हैं। इसमें मित्र आपने एडविन हब्बल का नाम सुना होगा। एडविन हब्बल ने सबसे पहले यह बताया था कि जितनी भी आकाशगंगा हैं वे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस सिद्धांत को एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसे प्रतिसरण का सिद्धांत कहा जाता है। एडविन हब्बल ने प्रतिसरण का सिद्धांत दिया था। प्रतिसरण का सिद्धांत कुछ नहीं है मित्र, बस वही घटना है जो विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, जिसमें आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। जो विस्फोट के बाद जो पदार्थ थे वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसी सिद्धांत को एडविन हब्बल ने प्रतिसरण का सिद्धांत कहा था। क्या कहा था? प्रतिसरण का सिद्धांत कहा था। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए, ये मित्र फैक्ट्स के रूप में पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखिए। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मंदाकिनी की खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाता है कि मंदाकिनी की खोज किसने की थी, तो आप बता सकते हैं गैलीलियो ने मंदाकिनी की खोज की थी। जो अपनी आकाशगंगा है मंदाकिनी की खोज की थी। ये फैक्ट के रूप में मित्र क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें याद रखिए। प्रतिसरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बता सकते हैं एडविन हब्बल ने। और मंदाकिनी की खोज किसने की थी, तो आप बता सकते हैं गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अब देखिए, बात तो वही आ जाती है कि तारों का निर्माण, अब मोस्टली बताऊंगा आपको, ठीक तरीके से डिफाइन करके बताऊंगा। तारों के निर्माण की जो परिभाषा है वो बताता हूं। तारों का निर्माण, तारों का निर्माण, आप लोग हेडिंग डालिए तारों का निर्माण। तारों का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप इसमें लिख सकते हैं ब्रह्मांड में स्थित धूल के कण गैसी बादल, गैसी बादल का मतलब यह होता है
कि हाइड्रोजन गैस के बादल, गैसीय बादल खगोलीय पिंड इसमें सबसे अधिक जो मात्रा रहती है तारों में गैसीय बादलों की रहती है। गैसीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण यह सभी संघनित हों, संघनित हों मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाएं। क्या हो जाएं? एक जगह इकट्ठे हो जाएं, संघनित हों और इनके केंद्र में, इनके केंद्र में, इनके केंद्र में नाभिकीय संलयन, संलयन क्रिया होने लगी। मैं आपको नाभिकीय संलयन क्रिया के बारे में पहले बता चुका हूं कि हाइड्रोजन गैस का हीलियम में बदलना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाता है। तो इससे ही तारे का जन्म होता है, तारे का निर्माण होता है, तारे का जन्म होता है। क्या होता है मित्र? इससे तारे का जन्म होता है, तारे का निर्माण होता है। इससे आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं, जो महाविस्फोट के दौरान हाइड्रोजन गैस के बादल संघनित होकर के उन्होंने निहारिका का जन्म लिया। निहारिका असंख्य निहारिकाएं मिलकर के, असंख्य निहारिकाओं ने मिलकर के एक तारे का जन्म होता है, क्योंकि उसके केंद्र के बीच में हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, जिससे उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। जिससे वो प्रकाश उत्पन्न होता है, वही क्रिया क्या कहलाती है? संलयन क्रिया कहलाती है। उसे ही क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मित्र ले लें। अच्छा, एक पॉइंट और है मित्र, अगर पूछा जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तारों का निर्माण में जो बादल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो तारों के निर्माण के में जो बादल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए, स्टेलर नर्सरी, नर्सरी, स्टेलर नर्सरी, स्टेलर नर्सरी है मित्र। इस शब्द के बारे में पूछा जाता है तो बता सकते हैं, यह वह बादल होते हैं, बादल होते हैं जिनसे तारों का जन्म होता है, जन्म होता है। स्टेलर नर्सरी क्या है? यह वह बादल होते हैं जो तारों को निर्माण करते हैं, उसे ही स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। यह पूछा जाता है, फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखिएगा। जब तारे का मित्र जन्म होता है, जब तारे का जन्म होता है, तारे का जन्म होता है, तो ऐसी कंडीशन को आद तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद तारा, आद तारा कहा जाता है। जब जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसे बच्चा कहते हैं, शिशु कहते हैं। उसी तरीके से जब तारे का जन्म होता है तो उसे आद तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद तारा कहा जाता है। और जब यह तारा अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है तो उसे पूर्ण तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण तारा कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे मित्र, जो तारा होता है
तारे की जो चमक होती है, फिर देखिए तारे की चमक, तारे की चमक उसके तापमान पर निर्भर करती है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ये फैक्ट पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। इसके बाद देखेंगे आप, जो तारे होते हैं मित्र, प्रकाशमान पिंड होते हैं। क्या होते हैं? तारे प्रकाशमान पिंड होते हैं। ये स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, किसी अन्य के प्रकाश से नहीं चमकते। तारे प्रकाशमान पिंड होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, किसी अन्य खगोलीय पिंड के प्रकाश से नहीं चमकते। ये अब देखिए, जो सूर्य अपना एक तारा है मित्र, क्या है? सूर्य अपना एक तारा है। सूर्य क्या है मित्र? सूर्य अपना एक तारा है। इस बात को याद रखिए, सूर्य क्या है? तारा है। कभी कभी फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है, सूर्य क्या है, ग्रह है, उपग्रह, खगोलीय पिंड है, क्या है? तो आप बता सकते हैं क्या ये तारा है। तारे का जब जन्म होता है, जब इसका निर्माण होता है, तो ये दिखने में कैसा दिखाई देता है? जब तारे का निर्माण होता है, ऐसी कंडीशन में तारे को देखा जाए तो ये नीला दिखाई देता है। नीला या श्वेत, नीला दिखाई देता है या श्वेत दिखाई देता है। आपने अध्ययन किया होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, संलयनी क्रिया बहुत तेजी के साथ होती है, इसलिए यह नीला दिखाई देता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप जब एलपीजी गैस को जलाते हो, जब नया सिलेंडर भर के तुरंत आता है, उसे जलाते हैं आप, तो उसमें नीली ब्लू आग निकलती है, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक होता है। वही इसी कंडीशन है, जो तारे का जन्म होता है उस समय दिखने में नीला दिखाई देता है। जब ये जन्म के समय मित्र, जन्म के समय नीला दिखाई देता है। जब अपनी युवावस्था में आता है, जब अपनी युवावस्था में आता है, तो ये पीला दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है मित्र? पीला दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है? पीला दिखाई देने लगता है। अपना जो सूर्य है वो, उसकी कंडीशन वर्तमान में ऐसी है, वर्तमान सूर्य वर्तमान में ऐसी है। अपना सूर्य कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है मित्र? जब यह वृद्धावस्था में जाता है सूर्य, वृद्धावस्था में सूर्य लाल दानव में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लाल दानव में बदल जाता है। इसमें उस समय जी का मान बहुत अधिक हो जाता है। जी का मान क्या होगा? इसमें बहुत अधिक हो जाएगा। जब अपनी ये वृद्धावस्था में होगा सूर्य अपना, इस समय इसमें जी का मान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में अपने सूर्य में एक विस्फोट होगा। क्या होगा? जैसे महाविस्फोट हुआ था, इसी तरीके से सूर्य में क्या होगा? विस्फोट होगा। और क्योंकि लाल दानव में जी का मान, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अधिक होने के कारण ऊष्मा विमुक्त होने लगी, तो विस्फोट होने लगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसमें विस्फोट होगा, और विस्फोट होने के बाद इसका जो शेष भाग बच रहेगा, उसे न्यूट्रल तारा कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रल तारा कहेंगे। तो मित्र,
इसी घटना को ब्लैक होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। मैं न्यूट्रल तारा, पल्सर तारा, इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप थोड़ा वेट करें, बहुत जल्द नेक्स्ट का वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।